नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक से में जो चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं उसका प्रश्न और उत्तर करवाने जा रही हूँ। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि मैम प्रश्न उत्तर करवा दीजिए, तो आज मैं इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ और इस चैप्टर को लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ? उत्तर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उनसे पूछ दिया। उस दिन से यह प्रश्न लेखक के सोचने का विषय बन गया कि आखिरकार नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? जब आदमी के नाखून बढ़ते हैं तो क्या याद आती है? इसका उत्तर है, प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था, वह वनमानुष की तरह रहता था। उस समय वह अपने नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था। आज नखधर मनुष्य अर्थात नख को धारण करने वाला मनुष्य अत्याधुनिक हथियार पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, जैसे एटम बम हुआ, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो। तुम्हारे जो भीतर अस्त्र है उसे तुम वंचित नहीं हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाला जीव हो। पशु की समानता तुम में अब भी विद्यमान है। तो नाखूनों के द्वारा प्रकृति मनुष्य को इन्हीं बातों को याद दिलाती है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक के द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक संगत है? इसका उत्तर है, कुछ लाख वर्षों पहले मनुष्य जब जंगली था तो उसे नाखून की जरूरत थी। वनमानुष के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र था, क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु नख की महत्ता अधिक थी। उन्हें पशुओं से नाखूनों के द्वारा रक्षा करते थे। वे उन दिनों प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून आवश्यक था। असल में वही उसके अस्त्र थे। उस समय उसके पास लोहे या कारतूस वाले अस्त्र नहीं थे, इसीलिए नाखून को अस्त्र कहा जाना उपयुक्त है और लेखक द्वारा जो कहा गया है वह तर्क संगत भी है, इसको हम मान सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयासरत रहा है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे। नाखून अस्त्र थे उनके, लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई, मानव विकास करता गया, तो मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। वह एक समान रहना नहीं चाहा। उसके अस्त्र शस्त्र, आहार विहार, सभ्यता संस्कृति में निरंतर नवीनता आती गई। वह पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया। जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य का रूप देने लगा, इसमें नयापन लाने लगा। इसे संवारने एवं पशु से भिन्न दिखने हेतु नाखूनों को मनुष्य काट देता है कि हम पशु से भिन्न दिखें। प्रश्न संख्या 5 है, सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया? लेखक द्विवेदी जी ने इस संबंध में क्या कहा है? द्विवेदी जी कहते हैं कि पशु प्रवृत्ति वाला मानव भी सभ्य बना, तब पशुता के पहचान को कायम रखने वाले नाखून को काटने की प्रवृत्ति पनपी। यही प्रवृत्ति कलात्मक रूप लेने लगी। वात्सायन के काम सूत्र से पता चलता है कि भारतवासियों में नाखून को जैम कर संवारने की परिपाटी आज से 2000 वर्ष पहले विकसित हुई। अभी जो लोग नाखून को संवारते हैं ये आज की परिपाटी नहीं है, यह 2000 वर्ष पहले विकसित हो चुकी है और यह वात्सायन का जो काम सूत्र है उसमें लिखा गया है। उसे काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई है। कामसूत्र में लिखा गया है कि त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के मनोविनोद का साधन बना। अपनी अपनी रुचियों के अनुसार किसी ने नाखून को कलात्मक ढंग से काटना पसंद किया तो किसी ने बढ़ाना। किसी देश के लोग उसे बड़ा रखना पसंद करते थे, किसी देश के लोग उसे छोटा रखना पसंद करते थे, वो अपने कलात्मक ढंग से उसका यूज करते थे।
प्रश्न संख्या 6 है, नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं? इनका क्या अभिप्राय हो सकता है? मानव शरीर में बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां अंतर्निहित है। दीर्घकालीन आवश्यकता बनकर मानव शरीर में विद्यमान रही सहज वृत्तियां ऐसे गुण हैं जो अनायास ही अनजाने में अपने आप काम करती हैं, अपने आप काम करने लगती हैं। नाखून का बढ़ना उनमें से एक है। वास्तव में जो सहजात वृत्तियां होती है वो अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। उन स्मृतियों को हम जानते नहीं हैं, लेकिन वो अचानक से हो जाती है। नख बढ़ाने की सहजात वृत्ति मनुष्य में निहित पशुत्व का प्रमाण है। यह वृत्ति पशुत्व को प्रमाणित करता है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्यता की निशानी है। मनुष्य के भीतर पशुत्व है, लेकिन वह उसे बढ़ावा नहीं देना चाहता है। मानव पशुता को छोड़ चुका है, क्योंकि पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए पशुता की पहचान नाखून को मनुष्य काट देता है, और यह सहजात वृत्तियां हैं। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो इस चैप्टर में लेखक के मन में अंतर्द्वंद की भावना उभर रही है। मन ही मन वो सोच रहे हैं कि मनुष्य इस समय पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। अतः इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए स्पष्ट रूप से इसे प्रश्न के रूप में लोगों के सामने लेखक रख रहे हैं। लेखक के अनुसार इस विचारात्मक प्रश्न का अध्ययन करने से पता चलता है कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। बहुत से लगता है ऐसे कि वैज्ञानिक युग आ गया, हम मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं। लेखक कह रहे हैं कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। मनुष्य में बंदूक, पिस्तौल, बम से लेकर नए नए महाविनाश के अस्त्र शस्त्रों को रखने की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है, इसीलिए वह पशुता की ओर बढ़ रहा है। तो वह स्पष्ट रूप से पशुता की निशानी है। ये बड़े बड़े जो नए नए महाविनाशक अस्त्र शस्त्र हैं, ये पशुता की निशानी है। और इसको जो रखते हैं तो वो पशु प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, और पशु प्रवृत्ति वाले ही इस प्रकार के अस्त्रों के होड़ में आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 है, देश की आजादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या हैं? तो देश की आजादी के लिए प्रयुक्त इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ मीमांसा लेखक करते हैं। उन्होंने बताया है कि इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ है अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, लेकिन स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में अगर कहना है तो सेल्फ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं इसको। लेखक का निष्कर्ष है कि स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है, त्याग में है। मनुष्य का चरितार्थ प्रेम में है, त्याग में है, और अपने को सबके मंगल के निशेष भाव से दे देने में है। अपने मंगल की कामना तो सब करते हैं, लेकिन सबकी मंगल हो, सबका अच्छा हो, इस भाव से दे देने में मनुष्य की मनुष्यता है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 9 है, लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। उत्तर है, लेखक ने रूढ़िवादी विचारधारा और प्राचीन संवेदनाओं से हटकर जीवन यापन करने के प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक के कहने का अभिप्राय है कि बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकती। यानी केवल प्राचीन विचारधारा या रूढ़िवादी विचारधारा विकासवाद के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। अब जो पुरानी विचारधारा है उस पर हम चलेंगे तो इससे तो विकास नहीं होगा। मनुष्य को एक बुद्धिजीवी होने के नाते परिस्थिति के अनुसार साधन का प्रयोग करना चाहिए। जैसी परिस्थिति है उस तरह का साधन का प्रयोग मनुष्य को करना चाहिए। प्रश्न संख्या 10 है, स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताते हैं? तो इस चैप्टर में नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना, स्वयं के अधीन रहना।
क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी आजादी के जितने भी नामकरण किए उनमें हैं स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, और उनमें स्व का बंधन अवश्य है। सारे में, स्वतंत्रता में भी, स्वराज में भी, स्वाधीनता में भी, तो इन सारों में स्व का बंधन अवश्य है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। तो इसमें इसकी सार्थकता है। बिना समय गवाए हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध है, और इस निबंध में लेखक ने एक बूढ़े आदमी का जिक्र किया है। अब लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की क्या सार्थकता है, लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो लेखक ने महात्मा गांधी को बूढ़े के प्रतीक रूप में जिक्र किया है, गांधी जी को लिया है। लेखक की दृष्टि में महात्मा गांधी के कथनों की सार्थकता उभर कर इस प्रकार आती है कि आज मनुष्य में जो पाशविक प्रवृत्ति है उसमें सत्यता, सौंदर्य बोध एवं विश्वसनीयता का लेश मात्र भी स्थान नहीं है। महात्मा गांधी ने समस्त जन समुदाय को हिंसा, क्रोध, मोह और लोभ से दूर रहने की सलाह दी थी। गांधी जी का सपना था कि लोग हिंसा से दूर रहें, क्रोध नहीं करें, तो ऐसा सलाह उन्होंने दिया था, उससे दूर रहने को कहा था। उच्च श्रृंखलता से दूर रहकर गंभीरता को धारण करने की सलाह दी थी। लेकिन इन सारे उपदेश बुद्धिजीवी वर्ग के लिए उपेक्षित रहा है। जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं इन सारे उपदेश को नहीं मान रहे हैं। प्रश्न संख्या 12 है, मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है? प्राणी शास्त्री अनुमान लगाए हैं कि जिस तरह मनुष्य का पूंछ समाप्त हो गया उसी तरह नाखून भी समाप्त हो जाएंगे। तो उनका अनुमान जो है कैसा है वो लिखने के लिए कह रहा है। तो प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी झड़ जाएंगे। इस तथ्य के आधार पर ही लेखक के मन में आशा जगती है कि भविष्य में मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा और मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। पहले मनुष्य को पूंछ होता था तो उसका यूज नहीं किए, उपयोग नहीं किए, तो इवोल्यूशन होने के कारण वह खत्म हो गया, समाप्त हो गया। उसी तरह नाखून का भी अगर यूज नहीं होगा तो भी झड़ जाएगा, अर्थात मनुष्य पशुता को पूर्णतः त्याग कर पूर्ण रूपेण मानवता को प्राप्त कर लेगा। प्रश्न संख्या 13 है, सफलता और चरितार्थता शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है? तो दोनों के बीच में अर्थ की भिन्नता है, यह किस तरह से है? सफलता और चरितार्थता में इस प्रकार की भिन्नता प्रतिपादित होती है कि मनुष्य मरणास्त्रों से संचयन से तथा बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे वह बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे सकता है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के निशेष भाव दे देने से है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की इस अंध सहजात वृत्तियों का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। प्रश्न संख्या 14 है, व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। प्रस्तुत व्याख्या पंडित हिंदी पाठ्यपुस्तक के नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक से उदित है। यहाँ हिंदी गद्य साहित्य के महान लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानवतावादी दृष्टिकोण प्रकट किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी गद्य साहित्य के महान लेखक जाने जाते हैं। तो निबंधकार प्रस्तुत अंश में नाखून के बढ़ने और बढ़ाने, कटने और काटने को लाक्षणिक शब्द शक्ति में बांधने का पूरा प्रयत्न किया है। इनका कहना है कि नाखून काट दीजिए तो फिर तीसरे दिन, चौथे दिन बढ़ जाते हैं। वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेते हैं और निर्लज्ज हो गए हैं, और जब काट देने पर भी वो चुपचाप रहते हैं, अपना दंड स्वीकार कर लेते हैं जैसे कोई निर्लज्ज अपराधी हो।
लेकिन जिस प्रकार दंड से छूटने के बाद वह अपराधी फिर अपराध कर बैठता है, उसी प्रकार ये नाखून फिर अपने स्थान पर जन्म ले लेते हैं, आ जाते हैं, फिर काटते हैं, 5वें दिन फिर आ जाते हैं। तो लेखक यहाँ एक ओर नाखूनों को बढ़ना मनुष्य की आदिम पाशविक प्रवृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण मानता है, तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना, उसको सजाना वर्तुलाकार में, तो इस तरह से उसको अलंकृत करना, उसमें कलर लगाना, आलता लगाना, ये सब करना जो है सो मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपित करता है। आपके आगे प्रश्न संख्या 14 का जो ख है वह है, इसे भी व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। लेखक, मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं। इसका व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। प्रस्तुत पंक्ति जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक से उद्धृत है। तो यह जो निबंध है उसे ललित निबंध कहा गया है। इस अंश में प्रख्यात निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखूनों को बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति का विकास गाथा उद्घाटित करते हैं। वो इसके बहाने नाखून तो बढ़ते ही हैं, लेकिन इसके बहाने अत्यंत अच्छी शैली में हमारी सभ्यता और संस्कृति है उसका किस तरह से विकास हो रहा है उसकी गाथा उद्घाटित करते हैं। प्रस्तुत व्याख्या अंश पूर्ण रूप से लाक्षणिक वृत्ति पर आधारित है। लाक्षणिक धारा में ही निबंध का अंश प्रवाहित हो रहा है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने वैचारिक बिंदुओं को सार्वजनिक करते हैं। उनके मन में जो विचार आ रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं उसको क्या करते हैं, सबों के बीच पहुंचाते हैं, सार्वजनिक करते हैं। मनुष्य नाखून को अब नहीं चाहता, उसके भीतर प्राचीन बर्बरता का यह अंश है जिसे भी मनुष्य समाप्त कर देना चाहता है। लेकिन अगर नाखून काटना मानवीय प्रवृत्ति और नाखून बढ़ाना पाशविक प्रवृत्ति है तो मनुष्य पाशविक प्रवृत्ति को अभी भी अंग लगाए हुए है। लेखक यही सोचकर कभी कभी निराश हो जाते हैं कि इस विकासवादी सब युग में भी मनुष्य का बर्बरता नहीं घटी है, वह तो बढ़ती ही जा रही है। जैसे हिरोशिमा जैसा हत्याकांड, हिरोशिमा के नागासाकी शहर पर एटम बम गिराया गया तो यह तो बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ और वहां अभी भी लुल्हे लंगड़े अंधे बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है यह तो पाशविक प्रवृत्ति हुई ना, नाखून तो काट लिए लेकिन और भी पाशविक प्रवृत्ति इनके बढ़ते जा रहे हैं और पाशविक प्रवृत्ति का महानतम उदाहरण है। साथ ही लेखक की उदासीनता इस पर है कि मनुष्य की पस्ता को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं चाहती। प्रश्न संख्या 14 का ग है, कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा की व्याख्या करें। प्रस्तुत व्याख्या जो है हिंदी पाठ्य पुस्तक के ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं का है और इस पंक्ति के माध्यम से निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाखून बढ़ाना पाशविक प्रवृत्ति और काटना मानवीय प्रवृत्ति का अत्यंत लाक्षणिक और स्वाभाविक रूप में वर्णन किया है। निबंधकार यहाँ मनोवैज्ञानिक रूप का अंश भी प्रस्तुत करते हैं। यह स्पष्ट है कि मनुष्य वर्तमान परिवेश में बौद्धिकता का महानतम स्वरूप है। सभ्यता और संस्कृति के सोपान पर हमेशा अग्रसर है। मनुष्य दिनों दिन पाशविक प्रवृत्ति को समाप्त करने में अपनी ईमानदारी का परिचय दे रहा है। इस आधार पर लेखक को विश्वास है कि यदि नाखून बढ़ते हैं तो मनुष्य उन्हें निश्चित रूप से बढ़ने नहीं देगा, अर्थात पाशविक प्रवृत्ति का लक्षण ज्यों ही दिखाई पड़ता है मनुष्य उसे काट देता है। यह आशावादी विचारधारा लेखक को एक सुसंस्कृत और सभ्य समाज स्थापित होने में सहायक होता है कि आदमी का जो है दुष्परिणाम जो है जैसे एटम बम से है, हथियार से है, तो उसको बढ़ावा नहीं होने देगा। मनुष्य उसको समाप्त करने के लिए सोचेगा और इससे क्या होगा कि सुसंस्कृत और सभ्य समाज स्थापित होंगे। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन से सहायता मिलेगी तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें
और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। साहित्य शिक्षांजलि के से जुड़े जितने भी परिवार हैं सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।